नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान में गाड़ी चलाना एक शगल भी है और जरूरत भी है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां चलाई जाती हैं उसके जो रिपरकेशन होते हैं उसको लेकर हम और आप क्या वास्तव में सचेत हैं? जिस तरीके की स्थितियां आज सड़कों पर बन रही हैं, क्या उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या कुछ जिम्मेदारी आम लोगों की भी है या जिम्मेदारी उन विभागों की भी है जो रोड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं? आज देश के नीति निर्माताओं से लेकर सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने वाला हर शख्स के जमीर को झकझोरने वाली बात हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि हर दिन हमारे देश में 500 से ज्यादा बेकसूर लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। बेकसूर इसलिए क्योंकि तेज रफ्तार कई बार आपके काबू में नहीं आती, जिसकी वजह से टक्कर लगती है और कई बेकसूर लोगों की जान जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि जो सड़क पर रॉन्ग साइड चलते हैं या ऐसे लोग जो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाते हैं और खुद हादसों का शिकार होते हैं, उनके लिए कोई कंसेशन है। वो भी बराबर के दोषी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मौतों का असली कातिल कौन है? कानून की धज्जियां उड़ाने वाला वो लापरवाह ड्राइवर या फिर सड़कों पर मौत का कुआं बनकर चैन की नींद सो रहा प्रशासन? गलती उसकी भी है। आज हम इस सिस्टम के दोनों पहियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर घूमते हुए वो लाइव बॉम्ब हैं जो शराब पीकर स्टीयरिंग घुमाते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं और रील बनाने के चक्कर में अपनी खूनी रफ्तार से किसी की जान ले लेते हैं, जिनके लिए दूसरों की जिंदगी महज खिलौना बनकर रह गई है। दूसरी तरफ इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि भ्रष्टाचार और नाकामी का वो कॉकटेल जहां चंद रुपयों के लिए किसी को भी लाइसेंस थमा देना, आरटीओ दफ्तर, बिना प्लानिंग के हाईवे बनाने वाले ठेकेदार और गड्ढों को ढकने के बजाय अगली दुर्घटना का इंतजार, ये हमारा अंधा बहरा प्रशासन। रोजाना हो रही मौतें सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि ये कानून की कमजोरी है, व्यवस्था की अनदेखी भी है और जो लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं उनके द्वारा की जा रही हत्याएं भी हैं। रोजाना कितने हादसे हो रहे हैं, कितने ही लोगों की जान जा रही है। आज वंदे राष्ट्र में सबसे पहले हम बात इसी विषय पर करेंगे कि आखिर हमारी सड़कों पर जिस तरीके के हादसे अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो किस तरीके से क्या कहानी बयां कर रहे हैं। रोजाना कितने हादसे होते हैं, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है। हर दिन भारत में 1336 सड़क हादसे होते हैं। 1336, 485 से 546 लोगों की जान तक चली जाती है। लगभग आधे लोग इसमें मर जाते हैं। देश में हर घंटे औसतन 56 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें से 20 लोग अपनी जान गंवाए दे रहे हैं, कई तो ऑन द स्पॉट। यानी हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। यह हमारे देश की एक तस्वीर है जो रोजाना सड़कों पर दिखाई देती है। 4.87 लाख से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। दुर्घटनाओं में हर साल 1,77,000 से 1,99,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। करीब करीब 2.25 लाख जो सड़क पर हादसे इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसको देख करके आप भयावहता का अंदाजा लगाइए कि रॉन्ग साइड चलना, गाड़ी की रफ्तार का काबू में ना आना, ये कितने बड़े वाकये हैं। इन हादसों से जुड़ी जो कुछ मुख्य बातें हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये हादसे क्यों होते हैं, किस तरीके से इनके साथ में चीजें जुड़ी हुई हैं। इस बात को भी आप गंभीरता से समझिए, क्योंकि सड़क पर बिना निकले हमारी दिनचर्या पूरी नहीं होती। सबसे ज्यादा हादसे शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच दर्ज किए जाते हैं। ये हादसों का सबसे पीक टाइम है। लगभग 70% मामलों के पीछे तेज रफ्तार कारण है और मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या दुपहिया वाहन चालकों की है, यानी करीबन 46.2%। लगभग आधे ऐसे होते हैं जो
दुपहिया वाहन वाले होते हैं। पैदल चलने वालों की तादाद जिनकी जान जाती है 20.6%। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हादसे में होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। एक्सीडेंट एक चीज़ है, एक्सीडेंट में मौतें दूसरी चीज़ है। तो ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश में लगातार हाईवेज का जाल बिछता जा रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रफ्तार गाड़ियों को मिल रही है और उस रफ्तार का जो खामियाजा है वो कितना दुर्दांत है, कितना भयानक है, ये इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। बड़ी चीज़ ये भी है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का जो पीक टाइम हमने आपको बताया है, ये वो समय होता है जब आप अपने ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। यानी घर पहुंचने की जो जल्दी है, जो जल्दबाजी है और रॉन्ग साइड, अतिक्रमण, इन सब की वजह से जिस तरीके का सड़कों पर जाम लगता है और उस जगह पर प्रशासन जो अंधावेरा बना बैठा रहता है, उसी का नतीजा है कि जैसे ही आदमी को रास्ता मिलता है वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और इस तरीके के हादसे होते हैं। और हादसे जब आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा देश में हादसे हो रहे होते हैं। मुख्य राज्यों के आंकड़े जो सालाना दिखाई देते हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि हर साल जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो किस तरीके के हैं। ये आंकड़े राज्य दर राज्य बढ़ते ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सालाना 44,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिसमें रिकॉर्ड 24,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। 44,000 हादसे और 24,000 से ज्यादा मौतें। तमिलनाडु पूरे देश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं वाला राज्य है। तमिलनाडु का ट्रैफिक सेंस सबसे बुरा है इस देश में, जहां लगभग सालाना 67,000 हादसे दर्ज किए जाते हैं। 67,000 और 18,000 के करीब लोगों की जान इन हादसों में चली जाती है। मध्य प्रदेश में हर साल करीब 52,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और यहां पर 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन हादसों का शिकार होने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं। कर्नाटक में 43,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें करीब 12,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं, कुछ अस्पताल में, कुछ ऑन द स्पॉट। महाराष्ट्र में हर साल 34,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और यहां पर 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है इन्हीं सड़क हादसों की वजह से। बिहार में करीब 11,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिसमें जान गंवाने वालों की संख्या 9,300 से ज्यादा है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार जितने एक्सीडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा, कुछ लोग अस्पताल पहुंचते हैं, बुरी तरीके से घायल होते हैं, लेकिन इलाज के बाद उनकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो सीधे जान पर ही बनाती, कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अब इन हादसों का क्या कारण है? सबसे पहले हम ह्यूमन मिस्टेक्स पर जाएंगे, जहां ह्यूमन एरर है, गाड़ी को चलाने वालों की गलती है। देश में सबसे ज्यादा हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। रफ्तार पर काबू नहीं है, शॉर्टकट या जल्दबाजी के चक्कर में हाईवे पर उल्टी दिशा से कई बार वाहन ले जाए जाते हैं, अनधिकृत कट भी तैयार हो जाते हैं और इसी वजह से हजारों मौतें हर साल होती हैं। ये ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल या रील बनाना, ये भी हादसों की बड़ी वजह है। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाना, ये भी हादसों की मुख्य वजह है। सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी की वजह से भी जान जाती है। तो रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना और इसके साथ साथ मोबाइल पे बात करना
या रील बनाना, ये अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के शायद आम आदमी को पहले सोचना होगा, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर लेकर के निकल रहा है। हथेली पर जान है और हाथ में मोबाइल है, यानी आपकी जो जान है वो मोबाइल के पीछे कैद हो चुकी है। आप मोबाइल देख रहे हैं या बात कर रहे हैं या आपको रास्ता समझना है, तो इस गूगल मैपिंग भी अगर आप लगाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल कर लीजिए कि गाड़ी किनारे पार्क कीजिए, रास्ता समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। चलते चलते ये सारी चीज़ें करना अपने आप में अपनी जान को खतरे में डालने से अलावा और कुछ नहीं है। ये हादसे हमें सबक देते हैं, क्या हम उन सबक के लिए तैयार हैं? ये बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जान की चिंता करनी है सड़क पर निकलने के बाद कि हम सेफ रहें। अगर हम अपनी सुरक्षा का ख्याल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी हमारे नियंत्रण में रहेगी और हम सामने वाले को भी बचा पाएंगे। लेकिन जब अपना ही ख्याल नहीं होगा तो हम किसी तरीके से ना अपने आप को बचा पाएंगे और हादसा जो होना है उसको रोका ही नहीं जा सकता है, क्योंकि रफ्तार है। इसके साथ साथ हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो भी इतना खराब है, प्रशासनिक कमियां इस कदर हैं कि उसका खामियाजा भी आम लोग सड़क पर निकलने के साथ ही भुगतते हैं। ट्रैफिक को लेकर के जिस तरीके के सेंसेस होने चाहिए वो नहीं है। खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से हर साल करीब 6000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़कों पर अचानक आने वाले खतरनाक मोड़, रॉन्ग इंजीनियरिंग, ये भी एक कारण है। बिना चेतावनी के स्पीड ब्रेकर और वैज्ञानिक तरीके से ना बनाए गए चौराहे हादसों की बड़ी वजह हैं। रात के समय हाईवे पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट न होना हादसों की बड़ी वजह है और यह प्रशासनिक कमजोरी है, हमारे बुनियादी ढांचे का फेलियर है। चालकों को सचेत करने वाले ट्रैफिक बोर्ड्स या संकेत गायब होते हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि संकेतों और चिन्हों के बारे में लोगों को ही नहीं पता होता है। तो इस तरीके से जब हमारी अज्ञानता और प्रशासनिक चूक दोनों का कॉकटेल होता है तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हम सड़क पर निकले हैं किसी काम से या किसी काम को निपटा करके जा रहे हैं अपने घर और एक हादसे का शिकार हो गए। इसके साथ साथ दो बड़ी और चीजें हैं, वाहनों की फिटनेस और मौसम। हमारी गाड़ियां क्या फिट हैं, क्या हमारी गाड़ियां मौसम के अनुकूल हैं, ये चीज भी हमें ध्यान रखने की है। इसको भी हमें समझना होगा। चलते वाहन के ब्रेक फेल हो जाना, टायर फट जाना, लाइट्स का काम न करना, ये भी हमारे हादसों के वजह हैं। कमर्शियल गाड़ियों की क्षमता से अधिक माल लाद लेना या कमर्शियल गाड़ियों में यात्रियों को अधिक ठूंस लेना, सर्दियों के दिनों में भारी कोहरा, मॉनसून के दौरान सड़कों पर जलभराव और गड्ढे, चलते वाहन के ब्रेक फेल हो जाना, टायर फटना, लाइट्स का काम न करना, ये हमारी चूक है। हमें, जैसे हम रोजाना सुबह उठ करके कसरत करते हैं, अपने शरीर का ख्याल करते हैं, अपने घर का ख्याल करते हैं, अपने घर के लोगों का ख्याल करते हैं, जिस गाड़ी से हम चल रहे हैं वो भी अपनी तरह की एक शक्ति है, उसमें भी पावर है। उस शक्ति का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कि उसकी भी प्रॉपर देखरेख की जाए, उसको भी समय समय पर चेक किया जाए। हमारे टायर अगर पुराने हैं तो समय से उसको बदलाया जाए, अगर सर्विसिंग नहीं कराई है तो कराई जाए, गाड़ी को तेल पानी प्रॉपर दिया जाए। बहुत ज्यादा आजकल हाई बीम की लाइट्स हेडलाइट्स के रूप में लगा करके और सड़कों पर चलना सामने वाले को अंधा बना देता है। ये बहुत बड़ी चीज है, खास तौर से जो 4 पहिया या 2 पहिया वाहन है जिन्होंने क्षमता से ज्यादा एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं या जो क्षमता उस गाड़ी की है जितना मानक तय है उससे ज्यादा की हेडलाइट्स लगाई हुई हैं। सामने वाला अगर आंख से देख ही नहीं पाएगा कि किस तरीके की गाड़ी है, क्या स्थिति है, खासतौर से रात में, तो फिर ये निश्चित मानिए कि अगर वो सामने से जो आ रहा है आंखें चुंधिया रहा है अपनी, तो आपकी गाड़ी में आकर के ठोंक ही देगा। बच नहीं पाएंगे आप भी, भले जान उसकी जाए।
नुकसान दोनों का हो या किसी की जान ना जाए, नुकसान तभी भी होगा। तो ये स्थिति हमें सोचनी होगी। पहले के समय पर आप जो पुरानी पीढ़ी है, आप उससे अगर चर्चा करेंगे तो ये सड़क का नियम था कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती थी वो आधी काली ऊपर से कर दी जाती थी, पेंट कर दिया जाता था, ताकि जो सामने से व्यक्ति आ रहा है उसकी आंख में सीधी रोशनी ना पड़े। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड गाड़ियां या हाई लेवल गाड़ियां इस तरीके की हैं, ऊंची कीमतों की गाड़ियां इस तरीके की हैं जिनकी लाइट्स के अंदर ये फंक्शनिंग दी जा रही है कि वो सामने से आने वाली लाइट को न सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेती हैं बल्कि अपनी लाइट सीधे सामने वाले ड्राइवर के आंखों तक पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी किराए पर लगाने को मजबूर हो जाता है। कई ऐसे होते हैं जो नहीं लगाते हैं और फिर आप मर्सिडीज से चल रहे हो, वोल्वो से चल रहे हो, रेंज रोवर से चल रहे हो या दोपहिया से चल रहे हो, आपका टकराना तय है। तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को सही कीजिए, उसके मानक के अनुसार ही उसकी क्षमता का उपयोग कीजिए। और शायद ये सवाल ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी है कि आखिर गाड़ियों में जो हाई बीम लाइट्स लगाई जा रही हैं वो किससे पूछ करके लगाई जा रही हैं। अगर मैन्युफैक्चरर भी लगा करके दे रहा है तो किससे पूछ करके लगाए दे रहा है? क्या सरकार ने उसके मानक बदल दिए हैं? ये सारी चीजें भी आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार हादसों को जन्म देता है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जिस कदर हमारे देश में है वो किसी से छिपा नहीं है। आरटीओ दफ्तरों में दलाली और बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना एक नॉर्मल सी बात। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और कमीशन खोरी का जाल इस कदर है कि आज बनी कल टूटी। भ्रष्ट अनफिट वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं और अवैध वसूली और ओवरलोडिंग की भी खुली छूट सड़कों पर दिखाई देती। ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने में भी देर होती। ब्लैक स्पॉट्स जहां अचानक अंधे मोड़ हैं या सामने से गाड़ी कौन आ रही है नहीं दिखेगी। दोषपूर्ण डीपीआर और खराब रोड इंजीनियरिंग भी इसकी एक बड़ी वजह है। लखनऊ हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कई ऐसे फ्लाईओवर्स बने जो गलत इंजीनियरिंग का कमाल थे। हाईवे पेट्रोलिंग भी सही तरह से नहीं होती है। लचर ट्रॉमा केयर और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी हमारा काम नहीं करता है। विभागों के बीच में आपसी तालमेल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आज टेलीफोन वाले खोद रहे हैं, कल बिजली वाले खोद रहे हैं और परसों कोई और विभाग, कोई सीवेज वाला आ गया। आज सड़क बनाई, कल उसमें दूसरी विभाग ने आकर के खुदाई कर दी। यानी स्थिति जस की तस बनी है। और जिस जगह पर 100 रुपए लगने थे, मान लीजिए उस जगह पर 300 रुपए खर्च किए गए, क्योंकि 3 विभागों ने एक एक करके सड़क को खोदा। एक ही बार में अगर यह काम हो जाता, प्रशासन के बीच में, अपनी विभागों के बीच में सामंजस्य होता, तो शायद पैसा भी बचता और हादसे भी रुकते। क्योंकि 3 बार सड़क खोदना और 3 बार उसे वापस बनाना, यानी अगर 2-2 दिन भी लग रहे हैं तो हफ्ते भर आपने उस सड़क को फंसाए रखा। बेहतर यह होता कि एक बार सड़क खोदी, 3 दिन में काम कंप्लीट हुआ, चौथे दिन सड़क बन गई, तो यह एक बेहतर विकल्प था। यानी 6 दिन के बजाय आपने समय भी बचाया और पैसा भी और हादसे भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे देश में, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हादसे उनके साथ में भी होते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हमारे देश में कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं। ये हादसे ग्रेटर नोएडा का हादसा है, जनवरी 2026 का। बिना बैरिकेड का गड्ढा दिखा नहीं, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 के पास कोहरे के दौरान एक इंजीनियर की कार उसमें चली गई। बहुत पुराना मामला नहीं है। पानी से भरे एक गहरे कंस्ट्रक्शन गड्ढे में गिर गई और हादसे में उस युवक की मौत हो गई। उसके पिता वहीं खड़े थे, बचा नहीं पाए। लापरवाही यही थी कि प्रशासन ने गड्ढे के पास कोई बैरिकेडिंग, कोई चेतावनी लगाई ही नहीं थी। तेलंगाना का चिवेल्ला हादसा 2025 का, यह बहुत बड़ा हादसा था, दिल दहला देने वाला हादसा। भीषण सड़क हादसे में करीब 19 लोगों की इसमें जान चली गई थी। हादसे की जांच में पाया गया कि सड़क पर जाना माना ब्लैक स्पॉट था। वो ब्लैक स्पॉट नजर ही नहीं आया और सामने से यह हादसा हो गया। ठीक कराने में प्रशासन ने महीनों की देर की, जिस काम को तत्काल होना चाहिए था। गुजरात का गंभीरा ब्रिज और बिहार के पुलों का गिरना, यह 2024-25 साल की बात है।
बनते हुए पुल, गुजरात के पादरा में गंभीरा ब्रिज ढह गया। बिहार में एक के बाद एक दर्जनों पुलों के गिरने से कई गाड़ियां नदी में समा गईं। हादसे में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से पुलों के गिरने से हादसे हुए, भोपाल और नागपुर के दोषपूर्ण ओवरब्रिज 2025 में इनकी तस्वीरें सामने आई। ये फ्लैट बने हुए 90 डिग्री पे मुड़े हुए हैं। भोपाल में रेलवे ओवरब्रिज डिजाइन में 90 डिग्री का तीखा मोड़ बनाया गया। आप कल्पना कीजिए कि कैसे आप गाड़ी ड्राइव करेंगे। सीधे सीधे जो वाहन चल रहे हैं वो मुड़ते समय सीधे नीचे गिरे जा रहे हैं। ये स्थिति है। नागपुर में नवनिर्मित फ्लाईओवर में सीधे लोगों के घरों की बालकनी को छूते हुए उस फ्लाईओवर को निकाल दिया गया। हादसों का खतरा चरम पर पहुंच गया। यही वजह है, दूर न जाइए, राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक जो फ्लाईओवर बना, उस फ्लाईओवर की स्थिति यह है कि वो एक बने बनाए कॉम्प्लेक्स के आगे आकर के ठहर गया। ये लखनऊ की स्थिति। एक पुल लखनऊ में सीतापुर रोड पर बन रहा था, वो हवा से कुछ साल पहले गिर गया। इंजीनियर का बयान है कि यह हवा से गिर गया। तो इस तरीके की जो स्थितियां हमारे देश में बन रही हैं, ये बहुत गंभीर हैं। जान चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, अगर हमारी रोड इंजीनियरिंग सही नहीं है, हमारी गाड़ियों की फिटनेस सही नहीं है, हमारे यहाँ आरटीओ में भ्रष्टाचार है, अगर हमें संकेतों का सही पता नहीं है, अगर हमारे हाईवेज पर प्रॉपर लाइट नहीं है, हमारे शहर के अंदर ब्लैक स्पॉट्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ अगर ई रिक्शा या ऑटो ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर सड़कों पर ई रिक्शा या ऑटो चलाने का लाइसेंस दे दिया गया है या वो चला रहे हैं, कम उम्र के बच्चे 14-15 साल के बच्चे ई रिक्शा या ट्रायो रिक्शा, जिसको आप तिर्री भी बोलते हैं, वो अगर चला रहे हैं तो इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। लोगों को बैठना नहीं चाहिए। वो 14-15 साल का बच्चा क्या संभालेगा अपना ऑटो, क्या संभालेगा स्टीयरिंग, और कानून का तो उसे कतई पता नहीं। ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा या सार्वजनिक वाहन, कई गाड़ियां टैक्सी भी ऐसी हैं, ओला उबर ऐसी हैं जिनमें बैठना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उनके फिटनेस सर्टिफिकेट, उनके मेंटेनेंस है ही नहीं। स्कूल के समय पे स्कूल की वैन्स, बच्चे देर से तैयार होते हैं, स्कूल टाइम पर पहुंचना है, ड्राइवर पर कार्रवाई हो जाएगी इसलिए अंधा भगाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे अक्सर ऐसी वैन्स में पलटे गिरे हुए मिलते हैं। कई स्कूल वैन्स ऐसी हैं, बसेस ऐसी हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से हासिल किए जाते हैं और फिर किसी समय वो हादसे का शिकार होते हैं। यहां तक स्थिति खराब होती है कि जो फर्श होती है बस की, वो सड़ चुकी होती है। बच्चा पैर रख देता है, वो बस के नीचे चला जाता है और उस बच्चे की जान चली जाती है। ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं हमारे यहां, आए दिन होते हैं। तो जरूरी यह है कि सचेत हो जाएं। कम से कम जो अपने हिस्से की चीजें हैं उसको जरूर समझ लें। अपने अपने हिस्से की भी चीजें समझी तो ये सड़क हादसे कम होंगे। रुकेंगे तभी भी नहीं, रोकने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। हमने आज आपको भारत में जो सड़क हादसे होते हैं उनके बारे में राज्य दर राज्य कारण बताए, उनकी समीक्षा की। इससे आगे भी बात जाती है। सड़कों पर जाम लगा देना, अपनी बात का विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्तों को चोक कर देना, यह भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ऐसी ही एक हकीकत मध्य प्रदेश के दतिया में सामने आई। कारण अलग अलग होते हैं, यहां पर शुद्ध राजनीतिक कारण था। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी के भीतर असंतोष का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उग्र हो गए। दतिया शहर में कई जगहों पर दुकानें बंद करा दी गईं। तस्वीरें आप देखिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्य हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर टायर फूंकते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल के बीच सबसे बड़ा झटका संगठन को ही लगा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया। पत्र में साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को एक तरफा और कार्यकर्ताओं का अपमान बताया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य बातें हैं,
उसको आप समझिए कि हुआ क्या। आक्रोशित समर्थकों ने दतिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस पर उग्र भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियां तोड़ी गईं। कई आम लोग भी इसकी चपेट में आए। बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। प्रशासन को बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये स्थिति वहां की जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही कार्यकर्ता सड़क पर। हिंसक झड़प में डीएम और एसपी समेत कुल 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। स्थिति को भांपते हुए राजधानी भोपाल में भी भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हंगामे के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय नेतृत्व ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया है। आक्रोशित समर्थकों ने दतिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जब जाम लगाया, स्थिति भयावह हुई। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की बदनामी हुई है, किस तरीके की स्थितियों का सामना मध्य प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक सरकार को करना पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा को बुला जरूर लिया गया है दिल्ली, लेकिन जिस तरीके की स्थिति दतिया में बनी उसमें नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शांति बनाए रखने की अपील एक चीज है, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता जिसकी बात बीजेपी अब तक करती आई है, और यह अनुशासन जहां अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही नेतृत्व के खिलाफ एक ऐसा प्रदर्शन जहां पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, डीएम को और एसपी को घायल होना पड़ा, आम लोगों को 25-30 किलोमीटर का लंबा जाम झेलना पड़ा, रात में 10-10, 11-11 घंटे छोटे छोटे बच्चों के साथ में गाड़ियों पर हाईवे में रात गुजारनी पड़ी। यह स्थिति है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनको टिकट न मिलने के बाद की स्थितियां जो पैदा हुई। अब नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर किस तरीके का है, यह भी हम आपको बताते हैं। नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर करीब 33 साल से अधिक का है। कोई आज के नेता नहीं है। 1970-80 के दशक में छात्र राजनीति से नरोत्तम मिश्रा ने अपने जीवन के राजनीति की शुरुआत की थी। 77-78 में जीवाजी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के वो सचिव बने। इसके बाद 1990 में भाजपा ने पहली बार डबरा विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। वो जीतकर पहली बार डबरा से ही विधानसभा पहुंचे थे। नरोत्तम मिश्रा डबरा सीट से 3 बार 1990, 98 और 2003 में विधायक चुने गए। परिसीमन के बाद जब डबरा आरक्षित सीट हो गई तो फिर नरोत्तम मिश्रा की सीट में परिवर्तन हुआ। दतिया विधानसभा का उन्होंने रुख किया। इसके बाद से वो दतिया से लगातार चुनाव लड़ते रहे। 3 बार 2008, 13 और 18 ये तीनों विधानसभा चुनाव उन्होंने दतिया से ही जीते। इसके बाद 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया। शिवराज सिंह सरकार में वो हमेशा कैबिनेट मंत्री रहे। सरकार में नंबर 2 की हैसियत उनकी बनी रही, लेकिन फिर एक चुनाव वो हार गए। हारने के बाद जब उपचुनाव हो रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, चेहरा बदल दिया, तो नतीजा सामने है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय तक को संभाला है। अपने जीवन का
करीबन 30-40 साल कानून बनाते हुए उस राज्य के लिए सार्वजनिक जीवन में दिया है। अब अहम उपलब्धियां भी कुछ उनके खातों में हैं और विवाद भी हैं। ये क्या है, ये भी समझिए। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कमलनाथ सरकार गिराने के समय भाजपा की सत्ता में वापसी कराने की रणनीति में नरोत्तम मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी उन्हें माना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए कई मुद्दों पर नरोत्तम मिश्रा ने तीखे बयान भी दिए, जिसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। 2008 के चुनाव में उन पर पेड न्यूज और चुनावी खर्च छिपाने का आरोप लगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कमलनाथ की सरकार को उन्होंने गिराया, वहां से उनका कद और ज्यादा तेजी से बढ़ा और रिवॉर्ड में उन्हें मध्य प्रदेश में न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बल्कि अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। लेकिन जब पार्टी ने अपना रुख बदला तो उसके बाद उन्होंने पार्टी से बदला लेने की ठान ली। वर्तमान स्थिति में 2023 से 26 तक अगर हम स्थितियों पर गौर करें तो वो भी आपको बताते हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलना पार्टी के लिए कितना भारी पड़ेगा, इस बात की कल्पना शायद ही केंद्रीय नेतृत्व ने या पार्टी के लोगों ने की होगी। जिनको टिकट दिया गया उनका नाम 2023 के विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में नरोत्तम मिश्रा हार गए। कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से उन्हें हार मिली थी। दतिया सीट पर हो रहे उपचुनाव में उनका टिकट पक्का माना जा रहा था। हार के बावजूद उनको यह लग रहा था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फीडबैक के आधार पर उनका टिकट काट दिया और इस टिकट काटने का जो खामियाजा सामने आया वो सामने है। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था। अब ये बात नरोत्तम मिश्रा कितना समझ पाए वो अपनी जगह है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्हें समझाने में विफल भी रहे नरोत्तम मिश्रा, और इस बात से वो भाग ही नहीं सकते कि उनके समर्थकों ने वही किया होगा जो उनकी मंशा रही होगी। आशुतोष तिवारी जिनको टिकट दिया गया, उनका राजनीतिक सफर और अनुभव क्या है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आशुतोष तिवारी को चुनावी राजनीति के बजाय संगठन का साइलेंट वर्कर माना जाता है। वो छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से जुड़े रहे। पिछले 25 साल से संघ और बीजेपी की सक्रिय राजनीति में कार्यकर्ता की तरह हैं। संगठन में महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर से भोपाल संभाग के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। शिवराज सरकार के दौरान उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ था। तो आशुतोष तिवारी बदला हुआ एक चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो पिछले कई दशकों से पार्टी के लिए अपनी तरह से कार्यकर्ता के रूप में काम करते जा रहे थे। पद उनके लिए आते और जाते थे। चुनावी राजनीति में यह पहला मौका था जब दतिया से उनको टिकट दिया गया और वो सीधे पब्लिक के बीच में जाकर के अपनी चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन उसी समय नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जो भी ये कांड हुआ है, अब बीजेपी उस जगह पर फंसी हुई महसूस कर रही। दतिया उपचुनाव में उनको टिकट क्यों दिया गया आशुतोष तिवारी को,
ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। संघ में जो उनकी निष्ठा है, जो शीर्ष नेतृत्व आरएसएस का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है, एक वजह वो थी नरोत्तम की 2023 में हुई हार और क्षेत्र में उनके खिलाफ जो नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के लिए थी, उसे देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने एक स्थानीय ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलना बेहतर समझा और इसीलिए इनको सामने लाया गया। संगठन मंत्री के कार्य के रूप में कार्यकर्ताओं पर आशुतोष तिवारी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। टिकट मिलने के बाद आशुतोष तिवारी ने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पार्टी जब कोई चीज तय करती है उसका जो रिपरकेशन होता है वो किस तरीके से सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे के साथ साथ अनुशासन की बात करती थी, उसका अनुशासन उसी की सरकार के सामने किस तरीके से जमींदोज हो गया, किस तरीके से आगजनी हुई और अपनी ही सरकार में अपनी ही पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से उनके समर्थकों ने हंगामा किया, उसमें डीएम एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हुए। 25-30 किलोमीटर लंबा जाम लगा। रात में 8-9 बजे से जाम लगना शुरू हुआ और सुबह 8-10 बजे तक ये जाम खुल नहीं पाया। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनी होगी जब लोगों को हाईवे पर अपनी रात गुजारनी पड़ी। पुलिस जिस तरीके की मशक्कत कर रही है वो इन तस्वीरों से साफ है। किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई हैं वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि एक टिकट कट जाने पर राजनेता किस कदर बौखलाते हैं, राजनेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं वो किस कदर उग्र हो जाते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात होगी इस देश की बढ़ती असली ताकत की। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज एक महाबली शामिल हो गया। समंदर की लहरों पर भारत का परचम लहराने और दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। पूर्वी घाट की अचल पहाड़ियों के नाम पर बना यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की उस ताकत का प्रतीक है जो समंदर में भारत की अभेद्य दीवार बनेगा। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। के लिए दूसरे देशों की ओर देखते थे। आज हम अपने ही शिपयार्ड्स में अपने ही देश के लोगों के हाथों से वारशिप बना रहे हैं और वह भी एक के बाद एक तेज रफ्तार से हम वारशिप बना रहे हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। अब एक बार फिर जरा महेंद्रगिरी युद्धपोत की तस्वीरें देखिए। पहले इसकी तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। यह महेंद्रगिरी भारत में बना हुआ, भारत की समुद्री सीमाओं से भारत की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया अत्याधुनिक युद्धपोत जो क्रम से बनते जा रहे वॉरशिप्स की कड़ी का अगला नज़ारा है। भारतीय नौसेना को आज इसे समर्पित किया गया है, उसके बेड़े में इसे शामिल किया गया है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो इसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत विशेष बना देती हैं। वो विशेषताएं क्या हैं ये अब हम आपको एक एक करके बताते हैं ताकि इस महेंद्रगिरी युद्धपोत की
जो खासियत प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाला छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। इस युद्धपोत के निर्माण में 75% से अधिक उपकरण स्वदेशी लगाए गए। आत्मनिर्भर भारत की जो मंशा है, जो मिसाल है, उसको और ज्यादा ये मजबूत करते हैं। इसमें दुश्मन की नजर से बचने वाली एडवांस स्टील्थ तकनीक शामिल है। अभी तक आपने स्टील्थ विमानों को सुना था, ये युद्धपोत स्टील्थ रडार इसकी पहचान न कर पाए, इसीलिए इसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये जहाज सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी ये युद्धपोत लैस है। इसके साथ ही यह युद्धपोत एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन तीनों ही मामलों में दक्ष है। इस तरीके के किसी भी अभियान को INS महेंद्रगिरी बहुत क्षमता के साथ निपटने में सक्षम बनाया गया है। अब निर्माण और डिजाइन, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये आखिर किस तरीके की टेक्निक्स के जरिए भारत में तैयार किया गया है। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वॉरशिप्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी टेक्नोलॉजी को भी समझें। युद्धपोत का डिज़ाइन नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया, यानी पूरा स्वदेशी डिज़ाइन है इसका। इसके साथ साथ इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका नाम राजसी महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। पूर्वी हिस्से से यह शक्ति और अटल संकल्प का प्रतीक है। ये वॉरशिप गहरे समुद्र के साथ साथ गहरे समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियां, इसके अलावा दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने, ट्रेस करने और उन्हें उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है। INS महेंद्रगिरी अब जब भारतीय नौसेना के पास है, उसके बेड़े में है, तो इससे हमारी सेना को क्या लाभ होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेगा। इसके आने से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी आसान होगी, घुसपैठ पर प्रभावी ढंग से लगाम भी लगाई जा सकेगी। INS महेंद्रगिरी में अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह रडार से बचा रहता है। इसके डिज़ाइन की वजह से दुश्मन के रडार इसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन ये दुश्मन की सूचना निकालकर और दुश्मन के इलाके में बिना भनक लगे हमला करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है मल्टी रोल युद्धपोत है, जो सेना को एक साथ 3 मोर्चों पर बढ़त देता है। एंटी एयर, आसमान से आने वाली मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को यह नष्ट कर सकता है। एंटी सरफेस, समंदर की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ एंटी सबमरीन, पानी के नीचे छिपे दुश्मन की पनडुब्बियों को भी ये पानी के अंदर ही हमेशा के लिए बैठा देगा। तो इस तरीके से हमारा INS महेंद्रगिरी भारत की समुद्री सीमाओं का एक ऐसा अत्याधुनिक भारत में निर्मित प्रहरी, जो अब हमारी और आपकी, इस देश की सुरक्षा में तैनात हो चुका है। हमारी सेना का आत्मबल है, हमारी सेना का बल है और दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल है। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इस राष्ट्र का बंधन होता रहे। वंदे राष्ट्र।